आज की तारीख में हम इस तरह की अलग अलग टेक्नोलॉजीज खोजने लगे हैं जिनकी मदद से हम खुद को बेहद बुद्धिमान सुपर ह्यूमंस बना सकते हैं। संभावनाओं का कोई अंत नहीं है। हो सकता है कि एक दिन हम अपनी नाक, कान, फेफड़े और किडनीज भी प्रिंट करने लगे। सबसे बड़ा सवाल है इमोर्टैलिटी। मगर मौत, क्या वो हमारे लिए जरूरी है? मैं तो मानता हूँ कि MIT के इंजीनियर्स आज देवताओं के प्राचीन एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या परग्रही किसी तरह से हम इंसानों को निर्देश दे रहे हैं और हमें उस नए भविष्य की तरफ ले जा रहे हैं। वो नया इंसान बना रहे हैं जो हमें होना चाहिए था। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही हम इंसान अपनी रचना का श्रेय ईश्वर और सितारों से आने वाले दूसरे जीवों को देते रहे हैं। अगर उनकी बात सच हुई तो क्या उन परग्रहियों ने सचमुच हमारे इतिहास को गढ़ा था? और अगर ऐसा था तो क्या उनकी उस योजना के नए सबूत हमें नेक्स्ट ह्यूमंस के आने पर मिल जाएंगे? वो कौन थे? वो कहां से आए थे? वो अपने पीछे क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो लौट कर आएंगे? द नेक्स्ट ह्यूमंस। माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, अगस्त 1962। नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में नए नए बने डिवीजन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसर्च में इस बात की संभावना का अध्ययन किया जाने लगा कि क्या टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड इंसानों यानी साइबॉर्ग्स की बदौलत अंतरिक्ष में खोज की जा सकती है। 10 महीने बाद उसकी एक रिपोर्ट आई, द साइबॉर्ग स्टडी इंजीनियरिंग मैन फॉर स्पेस। उसमें लिखा था कि अंतरिक्ष यात्रियों को गहरे अंतरिक्ष के बेहद मुश्किल माहौल में जिंदा रहने के लिए नकली अंगों और फार्मास्यूटिकल्स की जरूरत पड़ेगी, तभी हम अपने सौर मंडल के पार खोज कर पाएंगे। उस प्रोग्राम को सही टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से जल्दी ही बंद कर दिया गया, मगर उसकी वजह से हमने वैज्ञानिक रिसर्च के एक नए युग में कदम रखा, इंसान को विकास के एक नए दौर में लाने का, उसे ट्रांस ह्यूमन बनाने का। ट्रांस ह्यूमनिज्म असल में टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल है जिससे इंसान अपनी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सबसे बढ़कर अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को बढ़ा सकता है। हम ट्रांस ह्यूमनिस्ट्स आज साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने विकास को सेल्फ डायरेक्ट करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे ट्रांस ह्यूमनिस्ट हैं जो खुद को ट्रांस ह्यूमंस मानते ही नहीं हैं, जैसे कि वो लोग जिन्होंने पेस मेकर्स, कोक्लियर इम्प्लांट्स या हिप रिप्लेसमेंट करवा रखे हैं। ये असल में टेक्नोलॉजीज हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इंसानों से परे की बात है। जहां तक बात एक ट्रांस ह्यूमन होने की है तो ये कोई नई बात नहीं है। ये बात खुद को अमर बनाने से जुड़ी है, इसलिए हमेशा से इंसान की जिंदगी बढ़ाने की कोशिशें होती रहती हैं। ट्रांस ह्यूमंस की सोच बहुत पुरानी है और इसकी चर्चा हमें करीब करीब हर माइथोलॉजी में मिलती है। गिलगामेश की अमरता की तलाश से लेकर अल्केमी और जीवन देने वाले झरने की तलाश तक में मिलती है। असल में ये खोज है इंसान से ऊपर उठने की, ये देखने की कि क्या हम अमर हो सकते हैं, और ये खोज बड़े लंबे समय से चल रही है। अगर हम प्रोस्थेटिक्स यानी नकली अंगों को ले तो वो भी एक तरह से टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल है। और मिस्र की कई ममीज की कब्र में भी हमें लकड़ी के बने पैर के पंजे मिले हैं। किसी के पैर के पंजे कट गए थे तो उसके नकली पंजे बना दिए गए। मगर इससे यही पता लगता है कि आज से हजारों साल पहले भी ट्रांस ह्यूमनिज्म अपने एक बेसिक फॉर्म में मौजूद था। हालांकि शरीर को टेक्नोलॉजी की मदद से मॉडिफाई करने की बात हजारों साल पुरानी है, फिर भी ट्रांस ह्यूमनिस्ट मानते हैं कि 21वीं सदी में जब हम जेनेटिकली इंसानों की एक बिल्कुल नई पीढ़ी बनाएंगे, तब इंसान होने के मायने हमेशा के लिए बदल जाएंगे। बाईस अप्रैल 2015, ग्वांगझो, चाइना।
सुन येट-सेन यूनिवर्सिटी के जेनेटिसिस्ट ने मानव भ्रूण को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया और ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। उसने एक नया इतिहास लिख दिया। CRISPR-Cas9 नाम की एक जीन एडिटिंग टेक्निक से वैज्ञानिकों ने जीन की उन खामियों को दूर करने के उपाय ढूंढ लिए जिनसे बीटा थैलेसीमिया नाम की खून की एक बीमारी होती है। इसके लिए वो एक फर्टिलाइज्ड एग के डीएनए के कुछ भाग को काटकर उसे बदल देते हैं। आज एक नई टेक्नोलॉजी क्रिस्पर की मदद से वैज्ञानिक हमारे डीएनए को काटकर उनके कुछ हिस्सों को जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोटीन से बदल देते हैं, जिसकी बदौलत हम अपने आप को भी बदल सकते हैं। जब हम डीएनए बदलने की बात करते हैं तो वो सिर्फ किसी समस्या के समाधान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसमें हम अपने लुक को बदल सकते हैं, अपने बालों या अपनी आंखों का रंग बदल सकते हैं, या फिर हम अपने इंटेलेक्चुअल या फिजिकल एबिलिटीज को भी बदल सकते हैं। क्या मानव भ्रूण में किए जा रहे इस तरह के बदलावों से जल्दी ही ऐसे बच्चे पैदा होने लगेंगे जिन्हें फ्यूचरिस्ट डिजाइनर बेबीज कहते हैं? ऐसे बच्चे जिनकी शारीरिक खूबियां और मानसिक क्षमताओं का चुनाव उनके माँ बाप कर सकेंगे। कई लोग मानते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं होगा, बल्कि जल्दी ही माँ या बाप होने की परिभाषा भी बदल जाएगी। यूके दुनिया का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जहां 3 अलग अलग लोगों से पैदा होने वाले बच्चों को कानूनी मान्यता दी जा रही है, और हाउस ऑफ कॉमन्स ने भारी मतों से 3 पेरेंट्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि TPIVF का समर्थन किया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे ऑफिशियली लीगल मान लिया है। अब ऐसे बच्चे पैदा हो सकते हैं जिनमें 3 अलग अलग पेरेंट्स के डीएनए हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में एक बच्चे के सिर्फ 2 या 3 पेरेंट्स नहीं होंगे, बल्कि उनकी संख्या कहीं ज्यादा भी हो सकती है। सुनने में ये बात साइंस फिक्शन लगती है, मगर जापानीज वैज्ञानिक आज भी इस पर काम कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि एक आर्टिफिशियल गर्भ बनाया जाए और बच्चे को उसी आर्टिफिशियल गर्भ के अंदर पाला जाए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम उस स्थिति तक पहुंच गए तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बच्चे के पेरेंट्स कौन हैं। तब कई लोगों की बेस्ट जीन्स को लेकर एक बच्चे को जन्म दिया जा सकता है, और हमारे आने वाले दिनों में यही होने वाला है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि हम सिंथेटिकली ऐसे इंसान बना सकते हैं जिनकी जेनेटिक्स खूबियों को कई डोनर से चुना जा सकता हो? क्या एक इंसान की खूबियां जल्दी ही सिर्फ हमारी कल्पनाओं से सीमित होगी? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं कि हाँ, और वो एक और अहम संभावना की ओर इशारा करते हैं कि हम ऐसा करने वाले पहले नहीं हैं। लक्सौर, मिस्र। यहाँ के कब्र वाले देवालय डीर एल बाहरी में मौजूद हैं। हटशपसुट की कब्र उन रानियों में से एक जो फेरोह बनी थी, और उनकी कब्र के चित्रों से सजी दीवारों पर बने एक चित्र में दिखाया गया है कि हटशपसुट का जन्म दिव्य जीवों के हाथों से हुआ था। क्वीन हटशपसुट की कब्र वाली देवालय की दीवारों पर लिखा है कि बहुत अरसे पहले ईमन देवता हटशपसुट की मां एमोजे के सपने में आए थे, और खनून की शक्ति और अपने हाथों में मौजूद एंक की चाबी के बदौलत उन्होंने नन्ही हटशपसुट की रचना की। उन्होंने उस एंक यानी चाबी जैसे उस औजार की मदद से एक इंसान को जीवन दिया। कोई भी ऐसा डिवाइस जो जीवन दे सकता हो उसे हम लोग जादुई मानते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो देवता आखिर कौन थे जिनकी हम बात कर रहे हैं। इस कहानी से तो हमें यही पता लगता है कि हटशपसुट का जन्म देवताओं के वरदान से हुआ था, या ये कह सकते हैं कि एक परग्रही दखल से एक स्पेशल बच्चे यानी हटशपसुट का जन्म हुआ। जाहिर है वो एक टेक्नोलॉजी थी, एक डीएनए बेस्ड टेक्नोलॉजी जो इंसान के शरीर की रचना कर सकती थी या उसके डीएनए को बदल सकती थी। क्या ये कहा जा सकता है कि हटशपसुट को दूसरे ग्रह से आए जीवों ने जेनेटिकली इंजीनियर किया था?
क्या ये संभव है कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट की ये बात सही हो कि हमने अभी उन संभावनाओं को खोलना शुरू ही किया है जो हमें बनाने वाले परग्रहियों ने हमारे अंदर छिपाई है? शायद इसका जवाब हमें अपनी उन कोशिशों से मिल सके जो हम नए जीवन बनाने के लिए नहीं बल्कि मौत को पलटने के लिए कर रहे हैं। स्टेट कॉलेज, पेंसिल्वेनिया, 15 अक्टूबर 2015। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के लाइफ साइंसेज डिपार्टमेंट के डॉक्टर गोंग चेन और उनकी बायोलॉजिस्ट की एक टीम ने कुछ खास दवाओं के कॉकटेल पर की गई अपनी रिसर्च के बारे में बताया जो दिमाग के नॉन न्यूरोनल सेल्स यानी ग्लियल सेल्स को न्यूरॉन्स में बदल सकती थी। हमारे दिमाग का 90% भाग ग्लियल सेल्स का बना होता है। ये सेल्स असल में न्यूरॉन्स के लिए सपोर्ट मैकेनिज्म का काम करती हैं। इस वक्त हम दिमाग में से ग्लियल सेल्स को निकाल सकते हैं और फिर अलग अलग केमिकल्स के इस्तेमाल से ग्लियल सेल्स की फंक्शनिंग को बदल सकते हैं। केमिकल्स की वजह से वो नए न्यूरॉन्स में बदल जाएगी। गोंगचन मानते हैं कि ये रिसर्च पूरी होने के बाद दिमाग को लगने वाली भारी चोटों, पार्किंसंस डिसीज और अल्जाइमर्स का इलाज किया जा सकता है और मरीज ठीक हो सकते हैं। क्या पार्किंसंस और अल्जाइमर्स जैसे दिमाग की विकृतियों को सिर्फ एक साधारण से केमिकल इंजेक्शन से ठीक किया जा सकता है? और अगर ऐसा हो सकता है तो क्या हम इंसान के दिमाग को ऐसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकते हैं? ट्रांस ह्यूमनिस्ट मानते हैं कि इस बड़ी खोज का इस तरह से इलाज में इस्तेमाल तो एक बहुत बड़ी तस्वीर का बस एक छोटा सा भाग है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि उस टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपनी बुद्धि को एक सुपर ह्यूमन स्टेज में ले जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि दिमाग में सिर्फ 10% न्यूरॉन्स हैं, लेकिन अगर हम अपने दिमाग की कैपेसिटी को 35% तक पहुंचा दें तो तब तो सब कुछ बदल जाएगा। हम एक सुपर इंटेलिजेंट स्पीशीज बन जाएंगे। क्या ये नहीं हो सकता कि इंसान का IQ बहुत ज्यादा बढ़ जाए और हमारे बीच 1000 IQ वाले इंसान हो? हमने देखा है कि HGF के साथ क्या हुआ या एथलीट्स को स्टेरॉइड देने पर क्या होता है। अब अगर हम एक ऐसा सीरम बना लें जो हमारे दिमाग को बूस्ट करे तो क्या होगा? मुझे लगता है हम ऐसा कर सकते हैं। क्या डॉक्टर चेन की रिसर्च की बदौलत इंसान की बुद्धि बढ़ाने के मामले में हम बहुत आगे बढ़ेंगे? और अगर ऐसा हो गया तो क्या हम आने वाले समय के लोगों को प्राइमेट्स जैसे नजर आएंगे? ट्रांस ह्यूमनिस्ट मानते हैं कि अगर हम दिमाग के नए सेल्स बना सके तो हम पूरे शरीर के भी बना सकेंगे और उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। सबसे बड़ा सवाल है अमर होना, मगर मौत क्या ये हमारे लिए जरूरी है? सेल्स तो मर जाती हैं, लेकिन अगर हम सेल्स को रिप्लेस करने लगे तो? अगर हम दिमाग की सेल्स को रिप्लेस कर दें और दिमाग लगातार काम करता रहे तो उसका मतलब होगा कि हमारी जिंदगी भी लंबी हो जाएगी। रे कुर्जवेल जैसे लोगों का कहना है कि 2045 तक हम ऐसा कर लेंगे। रे कुर्जवेल गूगल के डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग हैं, एक ट्रांस ह्यूमनिस्ट, मशहूर लेखक और आविष्कारक। वो मानते हैं कि आने वाले दिनों में इंसान अपनी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, मगर उस हद तक पहुंचने के लिए उसे रोज शरीर और दिमाग को बेहतर बनाने वाली 100 अलग अलग गोलियां खानी पड़ेगी। उन गोलियों को नूट्रोपिक्स कहते हैं। नूट्रोपिक्स असल में एक तरह के ड्रग्स हैं। वो ऐसे केमिकल हैं जो शरीर के ज्यादातर अंगों के काम करने के तरीकों को बदल देते हैं, खास करके दिमाग के काम को। मिसाल के तौर पर कोलिन हमारी मेमोरी के लिए अच्छा है, इसीलिए लोग इस नूट्रोपिक्स का इस्तेमाल अपनी मेमोरी बढ़ाने के लिए करते हैं ताकि उन्हें बातें याद रहें, उन्हें बेटर फोकस मिले। अब तो नूट्रोपिक्स का इस्तेमाल हर जगह होने लगा है, खासकर सिलिकॉन वैली में। आने वाले दिनों में इंसान की सोचने और समझने की शक्ति बढ़ाना बड़ी आम सी बात हो जाएगी।
कर्जवेल और दूसरे कई लोग मानते हैं कि जल्द ही नूट्रॉपिक्स एक करोड़ों डॉलर का उद्योग बन जाएगी और लोग ये सप्लीमेंट्स लेकर अपने शरीर को बेहतर बनाएंगे और अपनी उम्र बढ़ाएंगे। मगर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि इस तरह के जेनेटिक मैनिपुलेशन नूट्रॉपिक्स के इस्तेमाल के सबूत हमें आज से कई हजार साल पहले भी मिल सकते हैं। 5वीं सदी ईसा पूर्व के संस्कृत के महाकाव्य महाभारत में समुद्र मंथन की कहानी है, जिसमें अमर बनाने वाले अमृत के लिए देवताओं ने असुरों के साथ समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन का मतलब होता है समंदर का मथना, और इस मामले में समुंदर को क्षीर सागर यानी दूध का दरिया बताया गया है। हम उसे मिल्की वे कह सकते हैं। उस वक्त ब्रह्मांड में 2 मुख्य शक्तियां थीं। एक तरफ थे असुर और उनकी देवताओं यानी देवों से कभी नहीं बनती थी। तब देवता भगवान विष्णु के पास इसका समाधान पूछने गए, तो उन्होंने कहा कि आप लोग उनके साथ सहयोग कीजिए। समंदर की गहराई में अमृत छिपा है जो आपको अमर बना सकता है। आप उनके साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन कीजिए और अमृत निकाल लीजिए, फिर उसे आपस में बांट लीजिएगा। इसके बाद असुरों और देवताओं ने क्षीर सागर मिल्की वे का मंथन शुरू किया, तो उससे उन्हें वो अमृत मिला जो उन्हें अमर बना सकता था। मगर उसके निकलते ही देवता और दानवों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ गई, क्योंकि सब उसे पाना चाहते थे। इस युद्ध को जीतने की कोशिश में लगे देवताओं को लगा कि उन्हें हर हाल में अमृत चाहिए, वही उन्हें अमर बना सकता है। क्या हम ये नहीं कर सकते? क्या ये असल में परग्रहियों की जंग थी जिसमें वो नूट्रॉपिक्स के लिए लड़ाई लड़ रहे थे? क्या समुद्र मंथन की ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि उस जमाने में एक बेहद उन्नत नूट्रॉपिक के लिए खगोलीय युद्ध हुआ था? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं हाँ, और बताते हैं कि अमर बनाने वाले अलग अलग रूप के अमृत की बात तो एक जमाने से की जा रही है। प्राचीन युग में हमें अमर होने की कई कहानियां मिलती हैं, उसे लोग हासिल करने लायक मानते थे। चाइनीज लोगों के पास अमर बनाने वाले पीचेस थे, यूनानियों के पास एम्ब्रोसिया था, मेसोपोटामियंस के पास सोमा था। तो बाइबल में जीवन देने वाले वृक्ष की बात कही गई है, मतलब कुछ न कुछ ऐसा था जिससे लोग अमर बन सकते थे। ये खोज तो दुनिया भर में हजारों साल से चल रही है। करीब करीब हर संस्कृति में ऐसी दवाओं की खोज की बात मिलती है जिससे हमारी लाइफस्टाइल और मेंटल क्लैरिटी बेहतर हो जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं ये नूट्रॉपिक्स ड्रग एक तरह का परग्रही अमृत तो नहीं था जिसके बारे में उस जमाने के लोग अच्छी तरह से जानते थे? क्या हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन लोगों ने अमर बनाने वाले जिन अलग अलग अमृत की बात की है वो असल में परग्रही नूट्रॉपिक्स थे? हो सकता है कि जल्द ही हम एक सही गोली या काढ़े की खुराक से इस लायक बन जाएं कि अपनी नियति तक पहुंच सके और अपने प्राचीन पूर्वजों जैसे बन जाएं। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं कि ऐसा ही होगा, और वो मानते हैं कि मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री ने अभी इंसानों को अपग्रेड करना शुरू ही किया है। 17 नवंबर 2015 नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी और राइस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की एक टीम ने दुनिया के सामने पहली मोटर से चलने वाली सबमर्सिबल नैनो मशीन्स पेश की। मोलेक्युलर नैनो टेक्नोलॉजी से हम डिवाइसेस और तरह तरह की मशीन्स बना सकते हैं। एक मोलेक्युलर स्केल पर नैनो का मतलब है 1 मीटर का 100 करोड़वा हिस्सा, मतलब बहुत ही छोटा। हम बात कर रहे हैं एटॉमिक स्केल की। ये करीब 244 एटम्स चौड़े हैं और ये छोटे रोबोट्स इस तरह से बनाए गए हैं कि ये हमारे खून के बहाव में खास दवाओं को पूरे शरीर में कहीं भी पहुंचा सकते हैं।
सुनने में आया है कि साइंटिस्ट ने ऐसे बायोबॉट्स बना लिए हैं जो अपने आप में अनोखे हैं। वो छोटे छोटे बायो हाइब्रिड्स और बॉट्स हमारे शरीर की विस्कस मटेरियल से जुड़ सकते हैं। उन्होंने सबमर्सिबल नैनो मशीन्स को लिया जिन्हें यूवी लाइट से कंट्रोल किया जा सकता था, और उसी यूवी लाइट की मदद से वो इस बात को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि वो नैनो मशीन्स हमारे शरीर में किस जगह पर न्यूट्रिएंट्स और दवाई पहुंचाएं। हम उन्हें जब तक बाहर से कंट्रोल करते रहेंगे वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे और वो अपना काम भी करेंगे। जैसे कि हम अगर कैंसर का ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे लिए वो अंदर से वो ऑपरेशन कर सकते हैं। इस तरह से हम मेडिसिन के क्षेत्र में काफी तेजी से प्रगति करेंगे। जख्मों का इलाज ज्यादा आसान होगा और नैनो मशीन्स हमारे जख्मों का इलाज करेंगी, हमारे घावों को जल्दी भरेंगी, डैमेज टिश्यू को रिपेयर करेंगी, हमारी उम्र बढ़ाएंगी और हम विकास के एक नए दौर में पहुंच जाएंगे। ट्रांस ह्यूमनिस्ट मानते हैं कि जल्दी ही हमारे शरीर के अंदर ढेर सारी नैनो मशीन्स होंगी जो न सिर्फ हमारा इलाज करेंगी बल्कि बीमारी का पता भी लगाएंगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इससे न सिर्फ आने वाली पीढ़ियों की उम्र कई 100 साल तक बढ़ सकती है बल्कि इसका फायदा आज के लोगों को भी होगा। अब इंसान की उम्र को बढ़ने से रोकने की बजाय उसे रिवर्स करना भी बहुत मुश्किल काम नहीं लग रहा। अगर आप उम्र बढ़ने की बात को समझते हैं और इससे जुड़े प्रोसेस की बुनियादी बातों को जानते हैं तो इस बात को भी समझ सकते हैं कि अब ना सिर्फ उसे कम किया जा सकता है बल्कि रिवर्स भी किया जा सकता है। इसकी मिसाल है वो स्टडी जो हार्वर्ड में जारी है और उसमें चूहों के मसल टिश्यूज को रिवर्स किया गया है। असल में उन चूहों की उम्र को रिवर्स किया गया है। अब अगर हम एक लेबोरेटरी सेटिंग में ऐसा कर सकते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपने एजिंग प्रोसेस को रिवर्स कर सकें। क्या ट्रांस ह्यूमनिस्ट की यह बात सही हो सकती है कि आने वाले दिनों में हमारे शरीर के अंदर लाखों छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स होंगे जो न सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाएंगे बल्कि वो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी रिवर्स कर देंगे। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि अगर इस तरह का बदलाव होता है तो ये इस बात का संकेत होगा कि हम भी अपने प्राचीन पूर्वजों जैसे बनने लगे हैं। सबूत के तौर पर वो मिसाल देते हैं सुमेरिया के राजाओं की लिस्ट की। पत्थर के बने ये टैबलेट्स करीब 4000 साल पुराने हैं। इनमें मेसोपोटामिया के उन प्राचीन राजाओं का जिक्र है जिन्होंने 43,000 साल से ज्यादा समय तक राज किया था। सुमेरिया के राजाओं की लिस्ट देवताओं ने इंसानों को दी थी। उसमें हैरानी की बात यह है कि राजाओं का शासनकाल हजारों साल का था। उन्होंने कोई सिंबॉलिक या काल्पनिक बात नहीं की थी बल्कि वो एक्यूरेट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं। बाइबल और सुमेरिया के लेख जैसे प्राचीन लेखों में प्राचीन राजाओं और ऐसे लोगों की चर्चा मिलती है जिनकी उम्र बहुत लंबी थी। मैथुसेला, जिन्हें नोआ का पिता कहा जाता है, उनकी उम्र 969 साल मानी जाती है। पुराने दिनों में हमें इस बात के पुख्ता रिकॉर्ड्स मिलते हैं जिनमें उन लोगों की बात कही गई है जिनकी उम्र आज के इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। ऐसे में मन में यही सवाल उठता है कि कहीं उनके पास कोई नैनो टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, और इसी बात से अब हम भी देवताओं की तरह बनने की कोशिश करने लगे हैं। और वो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी उन परग्रहियों और दूसरे उन्नत सभ्यताओं के पास थी। और ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि अगर वो पृथ्वी पर आते थे तो जाहिर है अपने साथ वो नैनो टेक्नोलॉजी भी लाए होंगे। हम आज नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूट्रोपिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो रिसर्च कर रहे हैं उसकी बदौलत क्या हम उन परग्रहियों जैसे हो सकते हैं जो हजारों साल पहले पृथ्वी पर आए थे। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट ऐसा ही मानते हैं।
शायद हमें इससे जुड़े कुछ और सबूत उस टेक्नोलॉजी की जांच पड़ताल से मिल सके जिसका विकास सिर्फ हमारे खून को ही नहीं बल्कि फ्लैश को भी अपग्रेड करने के लिए किया जा रहा है। न्यूयॉर्क सिटी, 4 मई 2015। टेक क्रंच डिसरप्ट न्यूयॉर्क की नई टेक्नोलॉजीज की सालाना कॉन्फ्रेंस में यूएस बायोटेक की स्टार्टअप बायोबॉट्स ने बायो मटेरियल्स के लिए एक डेस्कटॉप 3D प्रिंटर लॉन्च किया और उन्होंने वैन गो के कान की एक नकल भी प्रिंट करके दिखाई। इसमें प्लास्टिक की जगह एक खास स्याही को कोलेजन और कल्चर्ड सेल्स जैसे बायो मटेरियल्स के साथ मिलाकर जिंदा टिश्यू और इंसान के अंग बनाए जाते हैं। अभी तो हमने ये समझना शुरू ही किया है कि अंगों को किस तरह से 3D प्रिंट कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे बायो फैब्रिकेशन कहते हैं। बायोबॉट्स ने एक ऐसा बायो फैब्रिकेशन 3D प्रिंटर बनाया है जो आर्टिफिशियल टिश्यू और छोटे अंगों को प्रिंट कर सकता है। आने वाले दिनों में ये 3D प्रिंटर्स बायो फैब्रिकेट करेंगे हमारे शरीर और हमारे अंगों को। एक दिन हमारे पास प्रिंट करने लायक नाक, फेफड़े, कान और किडनीज जैसे अंग होंगे और कई मामलों में ये टेक्नोलॉजी इतनी एक्सट्रीम है कि ये काम काफी सस्ता और सटीक हो सकता है और स्किल्ड ट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल्स के हाथों में शायद आने वाले दिनों में इतनी काबिलियत हो कि वो लोगों के जेनेटिक मटेरियल से ही उनके अंगों को 3D प्रिंट कर सकें। ट्रांस ह्यूमनिस्ट मानते हैं कि हम जल्दी ही अपनी सीमाओं को पार कर जाएंगे और अपने शरीर के अंदर ही मशीन्स को लगा सकेंगे। अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एजेंसी डार्पा की जिम्मेदारी है सेना के इस्तेमाल के लिए नई टेक्नोलॉजीज का विकास करना और वो अभी न्यूरल इम्प्लांट्स की कोशिश कर रही है ताकि सैनिकों की सोचने समझने की रफ्तार और उनकी याददाश्त और बेहतर हो सके। 2014 में साउथ कोरिया की सोल नेशनल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने सिंथेटिक स्मार्ट स्क्रीन पर हुई रिसर्च के बारे में बताया। ये बिल्कुल असली जैसे नजर आने वाली बेहद पतली क्रिस्टलीन सिलिकॉन की बनी स्किन किसी भी नकली अंग को ढक लेगी और उसमें भी असली अंग जैसा ही एहसास होगा। अब एक ऐसी स्किन बना ली गई है जो उसके अंदर लगे बड़े ही बारीक मैट्रिक्स की बदौलत होने की बात को महसूस कर लेती है। इसे किसी नकली अंग पर लगाया जा सकता है। इससे हम वो महसूस कर सकते हैं जो दूसरा हाथ महसूस कर रहा है या हम फर्श को छू सकते हैं। ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने रखी चीज ठंडी है या गर्म और हम दबाव भी डाल सकते हैं। भविष्य के नकली अंग भी बिल्कुल हमारी त्वचा और हाथ पैर जैसे ही होंगे। इससे पूरी दुनिया पर काफी असर पड़ेगा। हम ऐसे लोगों को देखेंगे जो स्मार्ट प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके शरीर पर लगे उस अंग पर कंट्रोल भी हमारे दिमाग का ही होगा। दरअसल यही है प्रोस्थेटिक्स का भविष्य। मैं अपने अनुभव से बात कर सकता हूँ कि मैंने भी लगा रखा है और हमारे इम्प्लांट्स या तो हमारे दिमाग से जुड़े होंगे या हमारे नर्वस सिस्टम से और मेरे शरीर में करीब 100 छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स मेरे नर्वस सिस्टम में डाले गए, जिस वजह से मेरा नर्वस सिस्टम अब एक कंप्यूटर से जुड़ गया है। ये बात भी एक इलेक्ट्रिक सॉकेट में प्लग लगाने जैसा ही है, मगर सॉकेट मेरा नर्वस सिस्टम है। मैं न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गया। वहाँ उन्होंने मेरे नर्वस सिस्टम को इंटरनेट से जोड़ दिया और मैंने अपने दिमाग के सिग्नल से एक रोबोट हैंड को कंट्रोल किया। आप अपने नर्वस सिस्टम में उसे प्लग इन करके उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हम अपनी सोच से ही अपने नकली अंगों को कंट्रोल करने लगे, हो सकता है कि एक दिन हम अपनी सोच से ही एवेटार रोबोट्स को भी कंट्रोल करने लगे। मुझे तो लगता है कि हम इस तरह की टेक्नोलॉजी से चांद पर एवेटार्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हम इस तरह की टेक्नोलॉजी से मंगल ग्रह पर रोबोटिक ह्यूमनॉइड एवेटार्स को कंट्रोल कर सकते हैं।
क्या ऐसा हो सकता है कि एक दिन हम ब्रह्मांड में चले जाएं, मगर अपने असली शरीर में नहीं, बल्कि अपने रोबोटिक अवतार्स में, जिसे वायरलेसली कंट्रोल किया जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि परग्रहियों ने भी हमारे अतीत में पृथ्वी पर खोज के लिए इन्हीं टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया हो? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि ऐसा ही था और कहते हैं कि आज MIT में जिन टेक्नोलॉजीज का विकास किया जा रहा है वो देखने में उन देवताओं जैसी लगती है जो कभी आसमान से आए थे। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सोल्जर नैनो टेक्नोलॉजीज में हमारे सैनिकों के लिए एक नई स्मार्ट स्किन बनाई जा रही है जो उन्हें बैलिस्टिक या केमिकल हमलों से बचाएगी और फौरन खुद को रिपेयर भी कर लेगी। ये बड़ी अनोखी बात है क्योंकि प्राचीन लेखों में हमें उन देवताओं की चर्चा मिलती है जिनके शरीर पर वैसी ही स्किन थी जिसकी वजह से वो इंसानों के किसी भी हथियार से बचते रहे, उनकी मौत नहीं होती थी। मैंने ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी है जिनमें सेमी डिवाइन लोगों की चर्चा है, जैसे हरक्यूलिस, जिसकी स्किल को पार कर पाना बहुत मुश्किल था। उसी तरह से महाभारत में कर्ण का किरदार है जिसके पास वो कवच था जिससे भेद पाना संभव था। मेरा सवाल ये है कि कहीं ये ऐसी टेक्नोलॉजीज तो नहीं थी जिन्हें हम समझ नहीं पाए? क्या MIT में विकसित की जा रही सेल्फ रिपेयरिंग स्किन सचमुच वही टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हमारे पूर्वजों ने लिखा है कि वो उन देवताओं के पास थी जो अजेय थे? क्या हम ये मान सकते हैं कि आज हम खुद भी एक बड़ी जबरदस्त बायोलॉजिकल और एवोल्यूशनरी छलांग लगाने को तैयार हैं? कुछ लोग मानते हैं कि हमारा अगला कदम अपने शरीर को मशीन से जोड़ना नहीं बल्कि खुद मशीन बनना है। जिनीवा, स्विट्जरलैंड, साल 2013। हेनरी मार्करम ने EU से आर्थिक सहायता लेकर ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट की स्थापना की जिसमें 26 देशों के 135 इंस्टीट्यूशंस के सैकड़ों रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद है एक कंप्यूटर के अंदर इंसान के दिमाग का एक फुली सिमुलेटेड मॉडल बनाना। बहुत से लोग इस बात को लेकर बड़े एक्साइटेड हैं कि क्या हम इंसान के दिमाग के स्ट्रक्चर को, उसके एक एक न्यूरॉन को और उनके कनेक्शन को मैप कर लें, जिससे हम अपने दिमाग के हर कनेक्शन को, हर जानकारी को एक कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट कई ब्रेन मैपिंग वेंचर्स में सिर्फ एक है। अगला सबसे बड़ा अमेरिकन प्रोजेक्ट है वो जिसका नाम है द ब्रेन इनिशिएटिव। 2013 में प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने $450 करोड़ की एक परियोजना शुरू की जिसका नाम था ब्रेन इनिशिएटिव। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर पॉल एलन ने भी एलन इंस्टीट्यूट फॉर ब्रेन साइंस में $50 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किए। फ्यूचरिस्ट मानते हैं कि अगर ये कोशिशें कामयाब हो गई तो उसके नतीजे बड़े व्यापक होंगे। जरा सोचिए कि अभी तक हम इंसानों ने जितनी भी जानकारी जमा की है उन सभी को अगर हम एक डिजिटल कॉन्शियसनेस में डाल दें तो उससे हर भेद खुल जाएगा। हम दुनिया और जीवन के बारे में हर वो बात जान लेंगे जिनके बारे में आज तक कोई इंसान नहीं जान पाया, क्योंकि वो सब इंसान की संपूर्ण जानकारी का कलेक्शन होगा और सब कुछ एक साथ होगा। और यही वो शक्तियां हैं जिन्हें उस जमाने के लोग देवताओं की शक्तियां मानते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि हम जल्द ही एक ऐसा सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस बना ले जो किसी भी काम में हम इंसानों को मात दे सके? और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी जगह मशीन्स ही ले लें? ट्रांस ह्यूमनिस्ट मानते हैं कि आने वाले समय में इंसान और मशीन एक दूसरे में समा जाएंगे। अगर हम इंसान के दिमाग को किसी टेक्नोलॉजी में समा सकें तो फिर मैं आपके या किसी और के दिमाग को एक कंप्यूटर पर कॉपी कर सकता हूं।
वो एक टेक्नोलॉजिकल दिमाग होगा जिसका खत्म होना मुमकिन नहीं। अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस को किसी क्लाउड वर्चुअल इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर अपलोड करने में कामयाब हो जाएं, तो क्या होगा? ऐसा नहीं लगता कि अब ये काम हमारे लिए ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास आज ऐसे न्यूरोलॉजिकल इम्प्लांट्स हैं जिन्हें अपने दिमाग में लगाकर हम अपने नकली हाथ की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब यही न्यूरल इम्प्लांट्स सही मायनों में कॉन्शियस हो जाएं और फिर हम उसे इस तरह से बांट सकें जिससे वो जानकारी एक बायोलॉजिकल सबस्ट्रेट के बाहर रह सके। जाहिर है तब वो जानकारी काफी बड़ी हो जाएगी, इतनी इंटेलिजेंट हो जाएगी जितना आज तक कोई इंसान नहीं हो पाया। क्या ऐसा हो सकता है कि परग्रहियों ने हमारे विकास को उस टेक्नोलॉजी की दिशा में मोड़ दिया जिससे इंसान पूरी तरह से मशीन में मिल जाए और हर तरह की बायोलॉजिकल बाधाओं को खत्म कर दे? अगर हाँ, तो क्या हमारा भविष्य पूरी तरह से सिलिकॉन और तरह तरह के कोड की एक डिजिटल दुनिया होगा? बहुत से लोग मानते हैं कि इसका जवाब इस बात में नहीं छिपा कि हम क्या बन रहे हैं, बल्कि इसमें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब इंसान उस हद तक पहुंच जाएगा जब उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा जिससे वो पृथ्वी से अंतरिक्ष में जा सके, उसी तरह जैसे कभी परग्रही जाते थे। ऐसे में मन में ये सवाल भी उठता है कि क्या वो परग्रही हमें उस नए भविष्य और उन नए इंसानों के करीब तो नहीं ले जा रहे जिनके पास हमें पहुंचना चाहिए? क्या ये कहा जा सकता है कि दूसरे ग्रह के उन जीवों ने हमें एक पोस्ट बायोलॉजिकल भविष्य की तरफ भेज दिया है ताकि हम बाद में ब्रह्मांड में उनसे मिल सकें? और अगर ऐसा है तो क्या वो भी इन्हीं टेक्नोलॉजीज की मदद से हमारे अतीत में पृथ्वी पर आते थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि ऐसा ही था और कहते हैं कि इसका सबूत है नासा की इंसान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए उसे री इंजीनियर करने की कोशिश। न्यूयॉर्क सिटी 1961। साइकोफार्माकोलॉजिस्ट नेथन एस क्लाइन और साइबरनेटिक मैथमेटिशियन मैनफ्रेड क्लाइंस ने इंसान की अंतरिक्ष की सैर के विषय पर मिलकर एक लेख लिखा, ड्रग्स, स्पेस एंड साइबरनेटिक्स। उन्होंने एक नया शब्द बनाया, साइबॉर्ग, एक ऐसा इम्प्रूव्ड इंसान जिसे इस तरह से बनाया गया हो कि वो बिना स्पेस सूट के ही अंतरिक्ष के मुश्किल माहौल में जिंदा रह सके। अपने लेख में उन्होंने इंसान के शरीर को पृथ्वी से दूर जीने लायक बनाने के कई तरीके सुझाए और बाद में यही लेख नासा के अध्ययन इंजीनियरिंग मैन फॉर स्पेस की प्रेरणा बना। हमारा शरीर अंतरिक्ष में रहने के लिए नहीं बना है। कुछ ही दिनों बाद वहाँ हमारी मांसपेशियां और हड्डियां नष्ट होने लगती हैं। अब सवाल है कि क्या उन परग्रहियों को भी इसी समस्या का सामना करना पड़ा होगा? मैं तो यही मानता हूं कि जिन जीवों में ब्रह्मांड को पार करके पृथ्वी पर आने की काबिलियत थी, उन्होंने अपने एवोल्यूशन को सेल्फ डायरेक्ट करना भी सीख लिया होगा और जानते होंगे कि गहरे अंतरिक्ष में काफी लंबे समय तक कैसे रहना है। इस बात की पूरी संभावना है कि वो जीव कम से कम बायो डिजिटल तो जरूर होंगे, मतलब वो अपनी टेक्नोलॉजीज के साथ मर्ज हो चुके होंगे, या प्योर डिजिटल जीव थे, शायद रोबोट्स या साइबॉट्स। क्या ये हो सकता है कि परग्रहियों ने भी इन्हीं साइबॉर्ग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया था और अब हम उन्हें डेवलप कर रहे हैं? और अगर ये बात सही है तो क्या ये कहा जा सकता है कि हम ट्रांस ह्यूमनिज्म पर इतना जोर इसलिए दे रहे हैं कि हम भी अंतरिक्ष में और दूर तक सफर करना चाहते हैं और अपने पूर्वजों से मिलना चाहते हैं? हमारे इतिहास में ऐसा कंसिस्टेंट पाथ नजर आता है जो इंसान और मशीन के फ्यूजन की तरफ जाता है, और इसकी वजह शायद ये हो कि एक दिन हम उतने उन्नत हो जाएं कि टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी के उस मर्जर से मानव सभ्यता का भला कर सके। मुझे तो लगता है कि एक दिन हमारे बायोलॉजिकल शरीर को परफेक्ट किया जाएगा
और इसकी तमाम खामियों को दूर किया जाएगा। तब हमारी मेंटल एबिलिटीज और हमारी उम्र भी काफी बेहतर होगी। तब हम अंतरिक्ष में जाने को तैयार होंगे और उनसे मिलने को भी, जिन्होंने सितारों के बीच हमारी रचना की थी। क्या ऐसा मुमकिन है कि उन परग्रहियों ने हमारे लिए वो औजार छोड़ दिए थे जिनसे हम खुद को एक ऐसी ट्रांस ह्यूमन प्रजाति में बदल सकें जो किसी सीमा में कैद नहीं हो और जब चाहे सितारों पर चली जाए, या फिर नैनो मशीन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल क्रांति इंसान को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। हमारी जिंदगी और हमारा वजूद शायद इस विकल्प के लिए संतुलन ना बना पाए, लेकिन वो विकल्प हमारी उम्मीद से कहीं पहले हमारे सामने होगा।